नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज की रात कुछ अलग है क्योंकि आज की ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने मौत को बहुत करीब से देखा है। उस शख्स का नाम है नरेश और जो कुछ उसके साथ हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हां, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम अगली कहानी में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। तो चलिए यह कहानी नरेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, नाम है मेरा नरेश और ये मेरी कहानी है। वो कहानी जिसे मैं हमेशा दबाकर दफना कर रखना चाहता था, लेकिन ये कहानी मेरे अंदर से, मेरी आंखों से, मेरे हर सपने से ऐसी जुड़ गई है जैसे कोई जहर धीरे धीरे मेरी रगों में उतर गया हो। ये शुरू होती है एक रात से, एक सामान्य सी बारिश वाली रात से। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, पिछले 15 सालों से यही कर रहा हूं। सड़कें ही मेरा घर हैं और मेरा ट्रक मेरा पूरा संसार। उस रात मैं अपने पुराने भर्राए हुए ट्रक में एक जरूरी डिलीवरी लेकर जा रहा था। मंजिल थी उत्तराखंड का एक दूर दराज का इलाका, मोरनी घाटी। रास्ता लंबा था, सुनसान था और मौसम बदल रहा था। बादल गरजने लगे थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। अब एक ट्रक ड्राइवर के लिए लंबी यात्रा में एक सहायक, एक खलासी का होना बहुत जरूरी होता है। कोई साथ देने वाला, बात करने वाला। लेकिन मेरा नियमित खलासी रमेश बीमार पड़ गया था और डिलीवरी जरूरी थी, इसलिए मैंने एक एजेंसी से अस्थायी खलासी लेने का फैसला किया। वो आया। उसका नाम था सागर। लंबा, दुबला पतला, चेहरे पर कोई खास भाव नहीं। उसकी आंखें वो बहुत गहरी, शांत लग रही थीं, जैसे कोई तालाब जिसकी गहराई का अंदाजा ना हो। उसने एक पुराना सा बैग उठा रखा था। एजेंसी वाले ने कहा, भाई नरेश भाई, ये नया है लेकिन काम ठीक करेगा। मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, एक रात का सफर है, निकल लेंगे। मैंने उसे इशारा किया, आ जाओ पीछे बैठो, जल्दी है। उसने बस सिर हिलाया, एक शब्द भी नहीं बोला, चुपचाप ट्रक के केबिन में बैठ गया। और इस तरह शुरू हुई वो यात्रा जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। शुरुआती 2-3 घंटे तो ठीक ठाक गुजरे। बारिश तेज हो गई थी, वाइपर लगातार आंखों के सामने से घिसट रहे थे। सागर बिल्कुल चुप था। मैंने कुछ बातचीत शुरू करने की कोशिश की। कहां का रहने वाला है सागर? उसने बस एक शब्द कहा, पहाड़। पहले कभी इस रास्ते से गया है? उसने सिर हिलाया, नहीं। उसकी बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर तो यहां है लेकिन दिमाग कहीं और। मैंने भी कोशिश छोड़ दी और रेडियो ऑन कर दिया। पुराने गाने बजने लगे, बारिश की आवाज, इंजन की गड़गड़ाहट और रेडियो का संगीत। यही तो हमारी जिंदगी है। लेकिन फिर कुछ अजीब होना शुरू हुआ। हमें मोरनी घाटी के पास पहुंच रहे थे। रास्ता और सुनसान हो गया था। दोनों तरफ घने जंगल थे। बीच बीच में कोई ढाबा या घर दिख जाता था, लेकिन ज्यादातर अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक सागर ने पहली बार खुद से बात शुरू की। उसकी आवाज बहुत धीमी और सपाट थी। भाई साहब, उसने कहा, यहाँ के लोग कहते हैं इस जंगल में रात को कुछ दिखता है। मैंने हल्के में लिया। मैंने ऐसी कितनी कहानियां सुन रखी थी। क्या दिखता है? भालू, चीते? मैंने मजाक में पूछा। नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। कोई औरत सफेद कपड़े में, वो सड़क किनारे खड़ी रहती है, हाथ में लिफ्ट मांगती है। मैं हंस दिया। अरे यार, हर सुनसान सड़क की यही कहानी है। कोई नहीं दिखता, लोग डराने के लिए ऐसी बातें करते हैं। सागर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, लेकिन जो उसे लिफ्ट दे देता है वो लौट कर नहीं आता। उसकी बात में एक अजीब सा विश्वास था, एक ठंडक थी। मैंने एक पल के लिए गला सूखा हुआ सा महसूस किया, फिर अपने आप को संभाला।
बस कर सागर, ऐसी बातें मत करो, रास्ता लंबा है, डर लगेगा। वो फिर से चुप हो गया और मैं आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब माहौल बदल गया था। उसकी बात ने मेरे दिमाग में एक कीड़ा सा डाल दिया था। मैं अनजाने में ही सड़क के किनारे देखने लगा, बस एक अंधेरा, खालीपन। करीब आधे घंटे बीत गए। बारिश थोड़ी कम हुई थी, लेकिन कोहरा गहराने लगा था। सामने सिर्फ 10-12 फीट तक का नजारा था। मैं धीरे धीरे ट्रक चला रहा था। तभी मेरी नजर सड़क किनारे पड़ी। कोहरे में कुछ दूर एक सफेद सी धुंधली सी आकृति खड़ी थी। मेरा दिल एक ठोकर सा खा गया। मैंने ब्रेक पर पैर हल्का सा दबाया। ट्रक की रफ्तार और कम हो गई। जैसे जैसे हम करीब आए, वो आकृति साफ होती गई। वहां सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद रंग की एक पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी, जो बारिश से भीगकर चिपकी हुई थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और वो हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी, एकदम वैसे ही जैसा सागर ने बताया था। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई, सांस रुक सी गई। ये कोई मजाक नहीं था। यहां इस सुनसान जंगल में आधी रात को एक औरत अकेली खड़ी लिफ्ट मांग रही थी। यह सही नहीं था, बिल्कुल भी सही नहीं था। मैंने अपनी नजर उस पर गड़ा दी। वो बिल्कुल भी हिली डुली नहीं, बस हाथ उठाए खड़ी थी। उसके चेहरे का हिस्सा बालों और अंधेरे से ढका हुआ था। तभी मेरे पास बैठा सागर बोला। उसकी आवाज में कोई हैरानी नहीं थी, बस एक सामान्य सी बात कह रहा था। रुक जाओ भाई साहब, उसे लिफ्ट दे देते हैं। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या पागल हो गया हो तुम? इस वक्त, इस जगह कौन रुकता है? लेकिन सागर की आंखें मुझे घूर रही थीं। रुक जाओ, उसने फिर कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सा दबाव था। वो बहुत ठंड में खड़ी है। मैंने मना कर दिया। नहीं सागर, बिल्कुल नहीं, यह सही नहीं लग रहा। लेकिन सागर ने हार नहीं मानी। वो बार बार कहने लगा, रुको भाई साहब, रुक जाओ, बस 1 मिनट के लिए रुक जाओ। और तभी एक और डरावनी चीज हुई। जैसे ही हमारा ट्रक उस औरत के ठीक सामने से गुजरा, मैंने उसका चेहरा देख लिया। बालों के बीच से वो चेहरा बिल्कुल सफेद था, बिल्कुल बेदाग। और उसकी आंखें, भैया, उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे काले खाली गड्ढे थे। मेरे प्राण सूख गए। मैंने गैस पर जोर से पैर दबा दिया। ट्रक एक झटके के साथ आगे बढ़ा। नहीं, सागर चिल्लाया, रुको, तुम्हें रुकना चाहिए था। मैंने उसकी तरफ गुस्से से देखा। तू पागल है क्या? क्या देखा तूने उसे? वो औरत, वो सामान्य नहीं थी। सागर अब चुप नहीं था, वो बेचैन सा हो गया था। वो पीछे मुड़कर पीछे के शीशे से देखने लगा। वो अब भी वहीं खड़ी है। वो फुसफुसाया, वो देख रही है, हमें देख रही है। मैंने भी रियर व्यू मिरर में देखा। कोहरे में वो सफेद आकृति अब भी वहीं खड़ी थी, हमारे ट्रक की तरफ मुंह किए हुए। धीरे धीरे वो दूर होती गई और अंधेरे में गुम हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ पसीने से तर थे। मैंने सागर से कहा, देख लिया, अब बंद करो ये सब बातें। सागर ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। लेकिन भाई साहब, अब बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब? मैंने गुस्से में पूछा। मतलब? उसने कहा, जब वो एक बार तुम्हें देख लेती है तो फिर छोड़ती नहीं। उसकी बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आगे देखकर गाड़ी चलाता रहा। मैं जितना तेज चला सकता था चलाया। मैं उस जगह से दूर निकलना चाहता था, जितनी दूर हो सके। लेकिन 10 मिनट बाद ही मुझे कुछ अजीब लगा। सामने का रास्ता वही लग रहा था, घने जंगल, सुनसान सड़क, लेकिन कुछ अलग था। एक अजीब सा एहसास हो रहा था। फिर मैंने देखा, सड़क के बाएं तरफ एक टूटा हुआ पुराना मंदिर था। मैंने उसे ध्यान से देखा। यह वही मंदिर था जो हम उस औरत को देखने से पहले करीब 20 मिनट पहले पार कर चुके थे। मेरा खून जम गया। यह हो ही नहीं सकता था। मैंने स्पीडोमीटर देखा। मैं तेज गति से चला रहा था। हम आगे बढ़े ही जा रहे थे, पीछे नहीं। फिर यह मंदिर सामने कैसे आ गया?
मैंने सागर की तरफ देखा। वो शांत बैठा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसके चेहरे पर वही अजीब सी हल्की सी मुस्कान थी। सागर, मैंने डरी हुई आवाज में कहा, ये वही मंदिर है ना? सागर ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, हम वापस आ गए हैं। वापस? कैसे? मैं चिल्लाया। मैं सीधा चला रहा हूं, कोई मोड़ नहीं लिया। इस जंगल में रास्ते, सागर ने धीरे से कहा, कभी कभी खुद बदल जाते हैं, खासकर जब वो तुम्हारे पीछे हो। मैंने ट्रक रोक दिया। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैं बाहर देखने लगा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और गहरा कोहरा था। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। पक्षियों की आवाज तक नहीं थी। और फिर दूर कोहरे में एक सफेद सी बिंदु दिखाई दिया। वो बिंदु बड़ा हो रहा था, करीब आ रहा था। मेरी आंखें फैल गईं। वो कोई चीज नहीं थी, वो कोई व्यक्ति था। कोई चल रहा था सड़क पर, हमारी तरफ। वो सफेद कपड़े में था। सागर ने एक लंबी सांस ली। वो आ रही है, उसने कहा। अब हम नहीं जा सकते। मैं ट्रक स्टार्ट करना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। चाबी घूम नहीं पा रही थी। वो सफेद आकृति अब साफ दिखाई देने लगी थी। वही औरत, वो हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल, वो सामान्य चाल नहीं थी। वो बहुत धीमी, बहुत सहज थी, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा सरक रहा हो। और वो अब सिर्फ 50 गज की दूरी पर थी। सागर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक गहरी अथाह उदासी थी। भाई साहब, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? उसने अपना पुराना बैग उठाया और उसे खोलना शुरू किया। मैं सिर्फ एक खलासी नहीं हूं नरेश, मैं यहां एक वजह से आया हूं। वो सफेद आकृति अब 30 गज की दूरी पर थी। मैं उसके काले खाली आंखों के गड्ढे देख सकता था। मेरा दिल एक पागल घोड़े की तरह छाती में दौड़ रहा था। सागर ने बैग से कुछ निकाला। वो एक पुरानी पीली पड़ चुकी किताब थी और उसमें से एक पन्ना। ये क्या है? मैं हकलाया। सागर ने पन्ने को पकड़ा और उस औरत की तरफ देखा जो अब सिर्फ 20 गज दूर थी। ये, उसने कहा, एक लड़ाई की शुरुआत है और हम दोनों अब इसका हिस्सा हैं। वो औरत अब 10 गज की दूरी पर थी। उसने अपना हाथ उठाया, लिफ्ट मांगने के लिए नहीं, बल्कि ट्रक के बोनट को छूने के लिए। सागर ने उस पन्ने से कुछ शब्द पढ़ने शुरू किए। वो शब्द ऐसे थे जो मैंने कभी नहीं सुने थे, पुराने, भूल चुके शब्द। और फिर ट्रक के सामने का शीशा पूरी तरह से सफेद हो गया, जैसे बर्फ की एक मोटी परत चढ़ गई हो। हम कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, बस एक चीख की आवाज आई, लेकिन वो दूर से नहीं, बल्कि बिल्कुल हमारे अंदर से आई हुई लग रही थी। और फिर सन्नाटा, गहरा, भारी सन्नाटा। वो सन्नाटा इतना गहरा और भारी था कि लग रहा था जैसे दुनिया की सारी आवाजें उसमें दफन हो गई हों। मेरे कानों में एक तेज, ऊंची सीटी सी बज रही थी, जैसे कोई संवेदना शून्य होने से पहले अपना आखिरी विरोध कर रही हो। मैंने अपनी सांस रोक ली, आंखें फैलाकर उस सफेद शीशे की ओर देखता रहा। बर्फ नहीं थी ये, बर्फ पिघलती। ये तो एक सफेद ठोस सा आवरण था जो हमें बाहर की दुनिया से काट रहा था। उस चीख की गूंज अब भी हवा में लटकी हुई थी, या शायद वो मेरे अपने दिमाग के अंदर ही गूंज रही थी। मैं धीरे धीरे सांस छोड़ता हूं। भाप का एक बादल हवा में उभरा और फैल गया। मैंने मुड़कर सागर की ओर देखा। वो उस पीले पन्ने को अपने हाथ में थामे शांत बैठा था। उसकी नजरें अब भी उस सफेद शीशे पर टिकी हुई थीं। उसके चेहरे पर भावनाओं का कोई भाव नहीं था, न डर, न जीत, न राहत, बस एक गहरी, थकी हुई सी गंभीरता। क्या हुआ? मैं दबी हुई कांपती आवाज में फुसफुसाया। सागर ने धीरे धीरे सिर घुमाया और मेरी ओर देखा। उसे रोक दिया, अभी के लिए। उसे? वो औरत? वो क्या थी? सागर, भगवान के लिए मुझे बता। मेरी आवाज में अब डर के साथ साथ गुस्सा भी था। वो कोई औरत नहीं है नरेश, सागर ने कहा, अपनी नजरें वापस शीशे पर टिकाते हुए। वो एक
प्रेत है, एक भूत, एक ऐसी आत्मा जो इस जंगल में अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटकती है। जो भी उसे लिफ्ट देता है या जिसे वो चुन लेती है वो गायब हो जाता है। मैंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। ये सब कुछ सपना लग रहा था, एक बुरा सपना। और तू कौन है? तू सिर्फ एक खलासी नहीं है ना? नहीं, सागर ने कहा, वो पन्ना वापस अपने बैग में रखते हुए। मैं एक रक्षक हूं, या शायद एक बंदी। मैं इसी रास्ते पर उन लोगों की रक्षा करने की कोशिश करता हूं जिन्हें वो अपना शिकार बनाती है। एजेंसी वाला मेरा पुराना जानकार है। वो मुझे उन ड्राइवरों के साथ भेजता है जिन्हें इस घाटी में रात का सफर करना पड़ता है। पर आज तो रमेश बीमार पड़ गया था। मैंने तुझे लिया क्योंकि मेरी बात बीच में ही रुक गई। एक डरावना ख्याल मन में कौन था। क्या रमेश की बीमारी भी? सागर ने मुझे एक अर्थभरी नजर से देखा। उसकी चुप्पी ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। मैं पीछे की सीट पर पसर गया, सिर से पैर तक ठंडा हो गया। ये सब कुछ एक साजिश लग रही थी। एक ऐसी जाल में फंसा दिया गया था जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। अब क्या? मैंने पूछा। आवाज में सारा जोश खो चुका था। ये सफेद पर्दा कब तक रहेगा? जब तक वो चाहेगी, सागर ने कहा। मंत्रों की शक्ति सीमित है, वो और ज्यादा शक्तिशाली है। वो अभी बाहर है, इंतजार कर रही है। किसका इंतजार? हमारी कमजोरी का, डर का, भूख प्यास का। जब ये शीशा हटेगा तो वो वहीं खड़ी होगी। मैंने आंखें मूंद ली। एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। शायद जब डर अपनी सीमा पार कर जाता है तो इंसान सन्न हो जाता है। तो फिर हम मर चुके हैं? नहीं, सागर की आवाज में एक अचानक जोश आया। अभी नहीं, मेरे पास वो किताब है। उसमें उसे हमेशा के लिए बांधने का तरीका लिखा है, लेकिन उसके लिए हमें उसकी मौत की जगह पर जाना होगा, उसकी जड़ों तक पहुंचना होगा। और वो जगह कहां है? मैंने आंखें खोलते हुए पूछा। इसी जंगल में कहीं, इस घाटी के अंत में एक पुराना कुआं है। कहते हैं वहीं उसकी लाश फेंकी गई थी। तो हम वहां कैसे पहुंचेंगे? हम तो इसी जगह फंसे हुए हैं। हम 20 मिनट में वहीं वापस आ जाते हैं। क्योंकि वो चाहती है कि हम भटकें, सागर ने समझाया। हमें उसके खेल के नियम तोड़ने होंगे। हमें उसकी आंखों के सामने से भागना नहीं, बल्कि उसकी गहराई में उतरना होगा। सागर ने अपना बैग फिर से खोला और उसमें से एक छोटी सी चमड़े की थैली निकाली। उसने उसे खोला तो उसमें से एक चमकदार काले पत्थर की बनी एक छोटी सी मूर्ति निकली। वो किसी डरावने जानवर की तरह दिख रही थी। ये क्या है? मैंने पूछा। ये हमें रास्ता दिखाएगी, उसने कहा, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? क्या कीमत? सागर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक दर्द था। ये जो कुछ भी देखेगी उसकी यादें चुरा लेगी। एक कीमत पर यह हमें सही रास्ता दिखाएगी। पसीने से तर हाथों से मैंने स्टीयरिंग व्हील पकड़ रखा था। यह सब कुछ पागलपन था। भूत, रक्षक, याददाश्त चुराने वाली मूर्तियां। लेकिन अब मेरे पास चारा क्या था? करना क्या होगा? मैंने आखिरकार पूछा। सागर ने मूर्ति को अपनी हथेली पर रखा और उसे ट्रक के डैशबोर्ड पर रख दिया। फिर उसने उस पुराने पन्ने से कुछ और शब्द पढ़े। मूर्ति से एक हल्की सी काली रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी हवा में तैरते हुए सफेद शीशे की ओर बढ़ी और उसे छूते ही शीशे पर एक दरार सी पड़ गई। सागर ने मुझे इशारा किया, अब गाड़ी चलाओ, बस सीधे चलते जाओ। जो भी रास्ता आए मोड़ मत लेना, इस रोशनी का पीछा करो। मैंने हिचकिचाते हुए ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की आवाज ने मुझे थोड़ी सी हिम्मत दी। जैसे ही मैंने गियर डाला, वो काली रोशनी शीशे से बाहर निकलकर सड़क पर बिछ गई, एक धुंधली सी लकीर की तरह जो आगे आगे चल रही थी। मैंने गैस दबाई। ट्रक आगे बढ़ा। सफेद शीशा अब टुकड़ों में बिखर रहा था, जैसे कोई कांच का पर्दा टूट रहा हो। और जैसे जैसे वो टूटता गया, बाहर का नजारा फिर से दिखाई देने लगा। वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वो सिर्फ 10 फीट की दूरी पर थी। उसका सफेद चेहरा, उसके काले खाली आंखों के गड्ढे, सब कुछ साफ साफ दिख रहा था।
उसने अपना हाथ अब भी आगे बढ़ाया हुआ था। जैसे ही हमारा ट्रक उसके पास से गुजरा, मैंने महसूस किया कि ट्रक की सारी गर्मी, सारी ऊर्जा सोख ली गई है। एक सर्द हवा का झोंका केबिन के अंदर आ गया। मैंने आगे देखने की कोशिश की। उस काली रोशनी की लकीर का पीछा करते रहना था। पीछे की ओर देखने का मन हुआ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर रियर व्यू मिरर में मैंने देखा, वो औरत चल पड़ी थी। वो हमारे ट्रक के पीछे पीछे चल रही थी। उसकी चाल अब भी वैसी ही सहज और डरावनी थी, और वो धीरे धीरे तेज हो रही थी। वो दौड़ नहीं रही थी, बस उसकी सरकन तेज होती जा रही थी, जैसे कोई बर्फ की हिमखंड पिघलती हुई बह रही हो। सागर ने भी मिरर में देख लिया। तेज चलाओ, उसने कहा। उसकी आवाज में एक जरूरी अंदाज था। वो पीछे है और वो रुकने वाली नहीं। मैंने एक नजर डैशबोर्ड पर रखी उस काले पत्थर की मूर्ति पर डाली। वो और भी ज्यादा चमक रही थी, जैसे कोई कोयला जल रहा हो। और तभी एक तेज चुभता हुआ दर्द मेरे सिर में उठा, जैसे कोई मेरी यादों को चम्मच से नोच नोच कर निकाल रहा हो। मैंने एक झटके के साथ स्टीयरिंग व्हील पकड़ा। ट्रक जिगजग होने लगा। क्या हुआ? सागर ने चिंतित होकर पूछा। मेरा सिर, मैं कह रहा। आंखों के सामने तस्वीरें धुंधलाने लगी। मेरी पत्नी का चेहरा, मेरे बेटे की हंसी, वो सब धुंधला सा गया। मैं भूल रहा हूं। सागर ने मूर्ति की ओर देखा, फिर मिरर में पीछे बढ़ती हुई उस सफेद आकृति को। वो यादें ले रही है। ये मूर्ति की कीमत है, लेकिन हमें रुकना नहीं है नरेश। संभल जाओ। मैंने अपना दिमाग जोर से हिलाया, आंखों पर जोर डाला। दर्द थमा नहीं, लेकिन कम जरूर हुआ। मैंने गाड़ी सीधी की और गति बढ़ा दी, लेकिन पीछे वो औरत अब भी आ रही थी, और अब वो इतनी करीब थी कि मैं रियर व्यू मिरर में उसके खाली आंखों के गड्ढों को साफ साफ देख सकता था। वो गड्ढे, उनमें अब कुछ था। एक सफेद ठंडी रोशनी, और वो रोशनी मुझे बुला रही थी। वो सफेद रोशनी मेरे दिमाग में सीधे उतर रही थी, जैसे कोई बर्फीली सुई। दर्द तो कम हो गया था, लेकिन उसकी जगह एक खालीपन ने ले ली थी। मैं अपने बेटे के जन्मदिन का केक कटाते हुए अपनी पत्नी का चेहरा भूल रहा था। सिर्फ आवाजें और धुंधली सी छायाएं याद आ रही थीं। नरेश, सामने देख। सागर की आवाज ने मुझे झकोर कर वापस लौटाया। मैंने सहम कर आगे देखा। वो काली रोशनी की लकीर अचानक दाएं मुड़कर एक पगडंडी में घुस गई थी। ये कोई पक्की सड़क नहीं थी, बल्कि जंगल के बीचों बीच बनी एक संकरी राह थी, जहां शायद ही कभी कोई गाड़ी गई हो। इधर? मैंने अविश्वास से पूछा। इस ट्रक से इस पगडंडी पर? उसी ने रास्ता दिखाया है, सागर ने जोर देकर कहा। उसकी नजर डैशबोर्ड पर चमकती हुई मूर्ति पर टिकी थी। हमें उसका पीछा करना होगा। यही एक रास्ता है उस जाल से बाहर निकलने का। पीछे रियर व्यू मिरर में वो सफेद आकृति अब ट्रक के बम्पर से सिर्फ 5-6 फीट की दूरी पर थी। उसके हाथ अब भी आगे बढ़े हुए थे, उंगलियों के पोर बर्फ सी सफेद। कोई चारा नहीं था। मैंने स्टीयरिंग मोड़ी। ट्रक के विशाल टायरों ने पगडंडी की कीचड़ और घास को रौंदना शुरू कर दिया। ट्रक जोर जोर से हिल रहा था। लग रहा था कि अभी कोई पहिया कीचड़ में फंस जाएगा। शाखाएं ट्रक के शीशों और बॉडी से टकरा टकरा कर एक डरावनी आवाज कर रही थी। मैंने पीछे देखा। वो औरत बिना रुके, बिना हिचके, उसी सहज गति से पगडंडी पर हमारे पीछे आ रही थी। उसके पैर कीचड़ को छू भी नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो हवा में तैर रही हो। वो रुकी नहीं। मैंने दहशत भरी आवाज में कहा। वो नहीं रुकेगी, सागर ने कहा। उसने अपनी किताब फिर से निकाल ली थी। जब तक हम उस कुएं तक नहीं पहुंच जाते, वो हमारा पीछा करती रहेगी और इस मूर्ति की कीमत चुकाती रहेगी। एक और तेज चुभन मेरे मस्तिष्क में उठी। इस बार ये मेरी शादी की रात थी। मैं अपनी दुल्हन के हाथ में मेहंदी की बारीक नक्काशी भूल रहा था। सिर्फ लाल रंग का धब्बा याद आ रहा था। मैंने दर्द से कराहते हुए स्टीयरिंग पकड़ी रखी। लड़ो मत,
सागर ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी करुणा थी। जितना लड़ोगे उतना ही ज्यादा दर्द होगा, बस आगे बढ़ते रहो। पगडंडी और संकरी होती जा रही थी। जंगल इतना घना हो गया था कि ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी भी 10 फीट से आगे नहीं जा पा रही थी। वो काली रोशनी की लकीर ही हमारा एकमात्र सहारा थी। तभी अचानक लकीर गायब हो गई। मैंने जोर से ब्रेक मारे। ट्रक एक झटके के साथ रुका। कहां गई? मैंने चिल्लाकर पूछा। रोशनी कहां गई? सागर ने तेजी से इधर उधर देखा। डैशबोर्ड पर रखी मूर्ति अब धुंधली पड़ गई थी, जैसे उसकी शक्ति खत्म हो गई हो। नहीं, सागर फुसफुसाया, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो सफेद आकृति अब ट्रक के पिछले दरवाजे से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और ट्रक की बॉडी को छुआ। छूते ही ट्रक का पिछला हिस्सा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। धातु पर पाला जमता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। वो ठंड तेजी से आगे बढ़ रही थी, पूरे ट्रक को अपनी जकड़ में लेते हुए। सागर, कुछ करो! मैं चीखा। सागर ने बैग से एक मुट्ठी भर सूखी हुई पत्तियां और लकड़ी के टुकड़े निकाले। उसने उन्हें जल्दी से अपने हाथों में मसला और उस पन्ने से कुछ शब्द पढ़ते हुए हवा में उछाल दिया। एक गर्म हवा की लहर सी केबिन में फैल गई। पीछे बढ़ती हुई बर्फीली ठंड कुछ पल के लिए रुक गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर। लेकिन वो औरत अब और करीब आ गई थी। उसने अपना दूसरा हाथ भी बढ़ाया और ट्रक को पकड़ लिया। इस बार जवाब में कोई गर्मी नहीं आई। बर्फ की परत और तेजी से फैलने लगी। अब वो पिछले शीशे तक पहुंच चुकी थी। ये काम नहीं कर रहा, सागर ने हताशा में कहा। हमें वो कुआं खोजना होगा, यहीं कहीं होगा। हम दोनों ने बाहर देखना शुरू किया। घना अंधेरा, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चारों तरफ सन्नाटा। कहीं कोई कुआं नजर नहीं आ रहा था। तभी मेरी नजर बाएं तरफ पेड़ों के बीच एक खाली जगह पर पड़ी। वहां कोई पेड़ नहीं था, बस एक गहरा काले रंग का गड्ढा सा दिखाई दे रहा था। वो रहा, मैंने इशारा किया। सागर ने देखा। हाँ, वही है, लेकिन गाड़ी से उतरकर जाना होगा। उतरकर? मैंने डरते हुए कहा। लेकिन वो तो बाहर है। अब वो ट्रक के अंदर आने की कोशिश कर रही है, सागर ने कहा। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। यहीं रुके रहना उससे ज्यादा खतरनाक है। हमें भागकर उस कुएं तक पहुंचना होगा। मेरे पास एक और मंत्र है, लेकिन वो कुएं के किनारे ही काम करेगा। मैंने पीछे देखा। बर्फ की परत अब पिछले शीशे को पूरी तरह ढक चुकी थी और कीचड़ से सनी दरारों में से अंदर घुस रही थी। ट्रक का केबिन तेजी से एक फ्रिज की तरह ठंडा हो रहा था। ठीक है, मैंने हांफते हुए कहा, अपना जूता कसते हुए। बताओ क्या करना है? जैसे ही हम दरवाजा खोलेंगे वो हम पर टूट पड़ेगी। हमें दौड़ना होगा, बस सीधे कुएं की ओर। पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मत देखना। सागर ने अपना बैग खोला और उसमें से एक छोटी सी चांदी की घंटी निकाली। उसने उसे मेरे हाथ में थमाया। ये लो, अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो इस घंटी को कुएं में बजाना। शायद तुम्हें वक्त मिल जाए। मैंने घंटी को मुट्ठी में भींच लिया। वो बेहद ठंडी थी। तैयार? सागर ने पूछा। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। मैंने एक गहरी सांस ली। दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। मैंने सिर हिलाया। 3, 2, 1। सागर ने दरवाजा खोल दिया। एक सर्द हवा का तूफान हमारे ऊपर से गुजरा। मैंने अपने आप को बाहर खींचा और उस काले गड्ढे की ओर दौड़ लगा दिया। पीछे से सागर के कदमों की आवाज आ रही थी और उससे भी पीछे बर्फ के टुकड़ों के खनकने और एक हल्की दर्द भरी सी सांस की आवाज। मैंने पीछे देखने की गलती कर दी। वो औरत सागर के ठीक पीछे थी। उसके लंबे बाल अब हवा में उड़ रहे थे और उन काले खाली आंखों के गड्ढों से अब सफेद रोशनी की बजाय एक गहरा खतरनाक कालापन निकल रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सागर की कमीज के हेम को छू लिया। सागर चीखा, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं लग रही थी। भागो नरेश, उसने चिल्लाकर कहा, मत रुको। लेकिन मैं रुक गया।
उस काले कुएं का मुंह अब सिर्फ 20 गज की दूरी पर था, लेकिन सागर, वो मेरे लिए इस जाल में फंसा था। वो औरत ने सागर को पकड़ लिया था। वो जमीन पर गिर पड़ा था। उसके चारों ओर बर्फ जमती जा रही थी। मैंने अपनी मुट्ठी में पकड़ी उस चांदी की घंटी को देखा, फिर उस कुएं को देखा। एक पल का फैसला, भागकर अपनी जान बचाना या उस आदमी की कोशिश करना जिसने मुझे बचाने की कोशिश की। वो पल शायद मेरी जिंदगी का सबसे लंबा पल था। सागर की चीख की गूंज अभी भी हवा में थी और वो सफेद आकृति उसके ऊपर झुकी हुई थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर। उसके काले बाल सागर के चेहरे को ढक रहे थे। मेरे पैर मुझे आगे कुएं की ओर खींच रहे थे। डर ने मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सुई सी उतार दी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर मैं भाग गया तो क्या मैं खुद को कभी माफ कर पाऊंगा? क्या रोज रोज उसी जंगल में उसी डर के साथ भटकता रहूंगा? नहीं, मैं चिल्लाया। मैंने वहीं मुड़ने का फैसला किया। मैंने जमीन से एक मोटी सी लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उस सफेद आकृति की ओर दौड़ पड़ा। मैंने जितनी ताकत से मार सकता था उसकी पीठ पर लकड़ी से वार किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लकड़ी उसके शरीर से होकर सीधी निकल गई, जैसे हवा में घूंसा मार रहा हो। उसने मुड़कर देखा भी नहीं। उसका सारा ध्यान सागर पर था। सागर का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसके होंठ नीले, उसकी आंखें बंद थीं। तभी मुझे घंटी याद आई। सागर ने कहा था, इसे बजाना। मैंने चांदी की घंटी को जोर से बजाया। टन। घंटी की आवाज बेहद तीखी और साफ थी। वो जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। उस सफेद आकृति ने एक झटका सा खाया। उसने सिर उठाया। उन काले गड्ढों की जगह अब 2 जलते हुए सफेद शोले थे। उसने एक कर्कश, गुस्से भरी आवाज निकाली, जैसे बर्फ के टुकड़े आपस में रगड़े जा रहे हों। उसने सागर को छोड़ दिया और धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगी। मैं पीछे हटने लगा। सागर, उठो, भाग चलो। सागर ने आंखें खोली। वो कमजोर था, लेकिन जानता था कि ये हमारा आखिरी मौका है। उसने जमीन पर हाथ टेककर अपने आप को संभाला और लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। कुआं, वो फुसफुसाया, वहां पहुंचो। हम दोनों ने फिर से दौड़ लगाई। इस बार उस औरत की गुस्से की आवाजें हमारे पीछे थी। हवा और भी ठंडी हो गई थी। जमीन पर पत्तियां बर्फ की परत जमने लगी थी। वो काला गड्ढा अब सिर्फ 10 कदम दूर था। आसपास के पेड़ सूखे और बिना पत्तियों के थे, जैसे किसी ने उनकी सारी जान सोख ली हो। हवा में सड़े हुए फूलों और गीली मिट्टी की बदबू आ रही थी। हम कुएं के किनारे पर पहुंचे। ये एक पुराना पत्थरों से बना कुआं था। इसके मुंह पर लोहे की एक जंग लगी हुई रोड़ी थी, लेकिन वो टेढ़ी हो चुकी थी। अंदर से एक सड़ांत और नमी की गंध आ रही थी। रोड़ी हटाओ, सागर ने कहा, अपना बैग खोलते हुए। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने और सागर ने मिलकर जोर लगाया। लोहे की वो भारी रोड़ी चरचराते हुए हटी। कुएं का मुंह खुल गया। अंदर घना रेशमी सा अंधेरा था। सागर ने अपनी किताब निकाली और तेजी से पन्ने पलटने लगा। लाओ वो घंटी, उसने कहा। मैंने उसे घंटी थमा दी। पीछे वो औरत अब कुएं के चबूतरे के नीचे खड़ी थी। वो ऊपर नहीं आ रही थी, बस वहीं खड़ी हमें देख रही थी। उसकी आंखों की ज्वाला और तेज हो गई थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और इस बार उसकी उंगलियों से काले पतले धागे सी निकलकर हमारी ओर बढ़ने लगी। जल्दी करो सागर, मैंने चिल्लाकर कहा। सागर ने घंटी को कुएं के ऊपर रखा और किताब से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। यह मंत्र पिछले वाले से अलग था, ज्यादा जटिल और गहरा। वो काले धागे अब चबूतरे तक पहुंच चुके थे। वो पत्थरों पर चढ़ने लगे, सांपों की तरह। मंत्र पूरा होते ही घंटी से एक सुनहरी रोशनी निकली और सीधी कुएं के अंदर गिरी। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। फिर कुएं के अंदर से एक हल्की सी रोशनी उठनी शुरू हुई। ये कोई चमकदार रोशनी नहीं थी, बल्कि एक धुंधली, धूसर रोशनी थी, जैसे कोई पुरानी याददाश्त जाग रही हो। उस रोशनी ने हवा में एक तस्वीर बनाई। एक युवा लड़की सफेद साड़ी में इसी जंगल में खुशी से दौड़ते हुए।
उसके हाथ में फूलों की एक टोकरी थी। सागर की सांस रुक सी गई। ये रही उसकी असली याद। वो काले धागे अचानक ठिठक गए। वो औरत नीचे खड़ी कांपने लगी। उसने एक दर्द भरी आवाज निकाली। तस्वीर बदल गई। अब दिख रहा था कि कुछ लोग उस लड़की का पीछा कर रहे हैं। डर का भाव उसके चेहरे पर था। वो इसी कुएं की ओर भाग रही थी। और फिर वो दृश्य जिसने सब कुछ बदल दिया। लोगों ने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे कुएं में धकेल दिया। उसकी चीख, वो चीख अभी भी हवा में गूंज रही थी। तस्वीर गायब हो गई। कुएं से वो धूसर रोशनी बाहर निकलकर उस सफेद आकृति में समा गई। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा दर्द और उदासी थी। उसकी आंखों की ज्वाला बुझ गई थी और उनकी जगह अब आंसू सा कुछ चमक रहा था। वो हमारी तरफ देखती रही। फिर धीरे धीरे उसकी आकृति धुंधलाने लगी। वो हवा में घुलती चली गई, जैसे कोहरा सूरज की रोशनी में उड़ जाता है। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गई। जंगल में वापस सन्नाटा छा गया, लेकिन अब वो डरावना सन्नाटा नहीं था। बस एक शांत उदास शांति थी। मैं जमीन पर बैठ गया। सारी ताकत जैसे खिंच गई हो। सागर भी कुएं के किनारे झुक गया, हांफते हुए। खत्म हो गया? मैंने पूछा। सागर ने सिर हिलाया। उसके लिए हाँ, उसकी आत्मा को अब शांति मिल गई। वो बदला नहीं, बल्कि न्याय चाहती थी। उसकी कहानी को जानने वाला कोई चाहिए था। हम दोनों ने कुएं की ओर देखा। अब वो सिर्फ एक पुराना सूना कुआं लग रहा था। चलो, सागर ने कहा, खुद को संभालते हुए। अब हमें यहां से निकलना चाहिए। रास्ता शायद अब सामान्य हो गया होगा। हम ट्रक की ओर चले। ट्रक अब बर्फ से ढका हुआ नहीं था, बस कीचड़ से सना हुआ था। केबिन का तापमान भी सामान्य हो गया था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की आवाज ने एक सामान्यता का एहसास कराया। जैसे ही हमने पगडंडी से निकलकर मुख्य सड़क पर पहुंचने की कोशिश की, तो देखा कि रास्ता साफ था। कोई जादुई लकीर नहीं, बस सामान्य सड़क। सागर, मैंने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारी यादें वापस आ गईं, जो उस मूर्ति ने ली थीं? सागर ने खिड़की से बाहर देखा। कुछ यादें, उसने कहा, एक कीमत पर हमेशा के लिए चली जाती हैं नरेश। शायद यही उस भूत की सच्ची शक्ति थी। वो यादों को खा जाती थी। मैंने सोचा, अपनी पत्नी के चेहरे के धुंधलेपन के बारे में। क्या वो हमेशा के लिए चला गया था? एक सिहरन सी दौड़ गई। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। सुबह की पहली किरणें अब आसमान में दिखाई देने लगी थीं। लेकिन जैसे ही हम एक मोड़ पर पहुंचे, सागर ने अचानक कहा, रुको। मैंने गाड़ी रोक दी। सागर ने सड़क के किनारे इशारा किया। वहां घास पर एक चमकती हुई चीज पड़ी थी। वो सफेद साड़ी का एक टुकड़ा था और उसके ऊपर एक पुराना सूखा हुआ फूलों का हार पड़ा था। ये, मैंने कहा, उसकी याददाश्त का एक टुकड़ा। सागर ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद वो तुम्हें वापस करना चाहती थी जो कुछ लिया था। मैंने उस सफेद कपड़े के टुकड़े और फूलों के हार को देखा। क्या वाकई, क्या मेरी यादें वापस आ सकती थीं? लेकिन फिर मैंने सोचा, कभी कभी कुछ यादें खो जाना भी एक तरह का उपहार हो सकता है। शायद कुछ डर और दर्द हमेशा के लिए भूल जाना ही बेहतर है। चलो, मैंने कहा, गाड़ी को फिर से चलाते हुए। हमें डिलीवरी पूरी करनी है। सागर ने मेरी तरफ देखा। एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर थी। हाँ, उसने कहा, डिलीवरी पूरी करनी है। ट्रक सड़क पर आगे बढ़ता गया। पीछे छूट गया वो जंगल, वो कुआं और एक आत्मा की दर्द भरी दास्तान। लेकिन क्या सब कुछ वाकई खत्म हो गया था, या ये सिर्फ एक अध्याय का अंत था? क्योंकि जंगल अब भी वहीं था और उसमें और भी रहस्य और भी अंधेरे कोने थे जो इंतजार कर रहे थे। सुबह का सूरज पूरी तरह से निकल आया था। उसकी किरणें ट्रक के शीशों पर पड़ रही थीं और केबिन को गर्माहट से भर रही थीं। लेकिन मेरे अंदर अभी भी एक ठंडक बैठी हुई थी। वो ठंडक सिर्फ उस रात की यादों की नहीं थी, बल्कि उन यादों के खो जाने की थी
जो शायद हमेशा के लिए धुंधला गई थी। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। डिलीवरी का गांव अब ज्यादा दूर नहीं था। सागर खिड़की से बाहर देखता रहा, जैसे जंगल के हर पेड़ में कोई राज छुपा हो। सागर, मैंने आवाज दी। तुम्हें कैसे पता था उस किताब के बारे में, उन मंत्रों के बारे में? सागर ने एक लंबी सांस ली। मेरे दादाजी, उसने कहा। वो इस इलाके के जानकार थे, साधु नहीं लेकिन जानकार। उन्होंने ही मुझे ये किताब दी थी। वो कहते थे कि हर भूत की अपनी एक दास्तान होती है और हर दास्तान का एक अंत। मेरा काम उस अंत तक पहुंचना है। तो तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, अलग अलग ड्राइवरों के साथ घूमते हो और भूतों से लड़ते हो? लड़ना नहीं, उसने मुंह घुमाकर मेरी तरफ देखा। शांत करना, जैसे आज किया। और हां, यही मेरा काम है, मेरी नियति। मैंने सोचा, क्या कोई इंसान वाकई ऐसी नियति चुन सकता है, हमेशा अंधेरे और डर के बीच रहना? शायद नहीं, शायद नियति ही उसे चुन लेती है। कुछ देर बाद हम डिलीवरी वाले गांव में पहुंच गए। एक छोटा सा शांत गांव। लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। सामान्य जिंदगी। मुझे देखकर अजीब लग रहा था कि जिस दुनिया से मैं अभी अभी गुजर कर आया हूं, उससे यह दुनिया कितनी अलग थी। हमने डिलीवरी का सामान उतारा। मैल मैनेजर ने हमें चाय पिलाई। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई रहस्य नहीं, बस एक सामान्य इंसान की थकान और रोजमर्रा की चिंताएं। चाय पीते हुए मैंने सागर से पूछा, अब क्या तुम वापस चले जाओगे एजेंसी के पास? सागर ने हल्के से मुस्कुराया। हां, एक नया ड्राइवर, एक नया सफर, एक नया रहस्य। यही तो मेरी जिंदगी है नरेश। मैं चुप रहा। मैं क्या कह सकता था? उसे रोकूं, उसके इस खतरनाक मिशन से बाहर निकलने को कहूं, लेकिन कौन था मैं उसे यह सब समझाने वाला? डिलीवरी का काम खत्म हो गया। वापसी का सफर शुरू करने से पहले सागर ने अपना बैग उठाया। ये लो, उसने कहा, मुझे वो चांदी की घंटी थमाते हुए। तुम्हारे पास रहेगी, शायद कभी काम आ जाए। मैंने घंटी ले ली। वो अब भी ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। धन्यवाद सागर, मैंने कहा। सिर्फ इस घंटी के लिए नहीं, बल्कि उस सब के लिए जो तुमने किया। उसने सिर हिलाया। अलविदा नरेश, संभाल कर रहना और याद रखना, रात के सफर हमेशा सावधानी से करना। और इतना कहकर वो चला गया। एक लंबा दुबला पतला आदमी जो एक पुराने बैग के साथ गांव की गलियों में खो गया। मैं अकेला ट्रक में बैठा रहा। इंजन चालू किया। वापसी का सफर शुरू करना था, लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया था? जैसे ही मैंने गाड़ी मोड़ी, मेरी नजर सहायक की सीट पर पड़ी। वहां सीट और दरवाजे के बीच की दरार में एक चीज चमक रही थी। मैंने रुककर उसे उठाया। वो सफेद साड़ी का वही टुकड़ा था जो हमने जंगल में देखा था। उस पर सूखे फूलों का वही हार रखा हुआ था। मेरा दिल एक बार फिर धड़क उठा। ये यहां कैसे आया? क्या सागर ने रखा था या कुछ और? मैंने उस टुकड़े को हाथ में लिया। वो बहुत मुलायम था। और तभी एक अजीब सी बात हुई। एक तस्वीर, एक धुंधली सी तस्वीर मेरे दिमाग में उभर आई। मेरी पत्नी का चेहरा साफ साफ। वो मुस्कुरा रही थी। और मेरा बेटा, उसकी हंसी, वो यादें, वो लौट आई थी। आंखों में आंसू आ गए। मैंने उस सफेद कपड़े के टुकड़े को अपने दिल से लगा लिया। शायद उस आत्मा ने सचमुच माफ कर दिया था। शायद उसने मुझे वो कुछ वापस कर दिया था जो उसने लिया था। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। सड़क साफ थी, आसमान नीला था, लेकिन मैं जानता था कि यह खत्म नहीं हुआ था। सागर की तरह मैं भी अब उस दुनिया का हिस्सा बन चुका था। एक ऐसी दुनिया जो आम लोगों से छुपी हुई है। भूत, आत्माएं, रहस्य, ये सब अब मेरी जिंदगी का हिस्सा थे। मैंने रेडियो ऑन किया। एक पुराना गाना बज रहा था और मैं आगे बढ़ता गया। सड़कें अब भी लंबी थीं, रातें अब भी गहरी थीं, लेकिन अब मैं जानता था कि हर सुनसान रास्ते के पीछे एक कहानी छुपी हो सकती है और हर कहानी का एक अंत होना चाहिए।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट हमारी नई कहानियों के लिए बहुत मायने रखता है।